गुंडागर्दी नहीं होगी। एसएचओ रिपोर्ट करेंगे आके, नहीं तो फिर कमिश्नर की रिपोर्ट मैं लूंगा। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। शर्म आना चाहिए केजरीवाल को। ठेकेदार जो है उस व्यक्ति की कीमत लेता है 25,000 का, कि मनोज तिवारी तो दूर प्रधानमंत्री भी नहीं दे सकते। कहिए कैसे? पूरा केरल में कम्युनिस्ट पार्टी मजबूत है या जहां कांग्रेस मजबूत है वहां तृणमूल कांग्रेस का जिता लाओ, वहां से सीटें तुम्हारी नहीं घटेंगी, एरिया बढ़ जाए। और आप देख रहे हैं विवेक सिंह के साथ आवाज न्यूज सच के तहत। आवाज न्यूज के लोक चर्चा प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ चुके हैं लिबरल पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष सिराज साहिल जी। सिराज साहिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आवाज न्यूज में। नमस्कार। देश में अभी विपक्ष पार्टियां एक हो रही है मोदी लहर को शांत करने के लिए। आप एक विपक्ष के नेता होने के नाते, विपक्ष की पार्टी होने के नाते, आपको क्या लगता है, हाँ, किस प्रकार की रणनीति बननी चाहिए जिससे मोदी लहर शांत हो जाए 2024 के चुनाव में लोकसभा? भाई, मेरा ये कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व के आगे अभी विपक्ष के पास फिलहाल कोई एक ऐसा चेहरा नहीं है जिसको आगे करके विपक्ष एनडीए को हरा सके। इसलिए मेरा ये मानना है कि विपक्ष के नेता आपस में बैठ के ये तय करें कि किस तरीके से एनडीए को परास्त किया जा सकता है, उसकी रणनीति बनाए, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाए। रणनीति क्या हो सकती है सर? उसकी रणनीति सीधे सीधे ये हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे ममता हो, चाहे शरद पवार हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे स्टालिन हो, चाहे चंद्रशेखर राव हो, चाहे नवीन पटनायक हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे मायावती हो, और चाहे शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन हो, और चाहे दूसरी और जो पार्टियों के नाम हम नहीं ले पाए हैं वो हो, जो एनडीए और बीजेपी से इतर हैं, वो एक छतरी के नीचे आए और पूरी ताकत के साथ ईमानदारी से अपनी हैसियत के हिसाब से सीटें लें और पूरी 543 सीटों पर चुनाव लड़ें। भाजपा को परास्त होने के बाद ही तो मेरे भाई कोई प्रधानमंत्री बनेगा। अगर अभी प्रधानमंत्री को लेके लड़ जाओगे और विपक्षी एकता छिन्न भिन्न हो जाएगी तो मोदी जी तीसरी बार यूं ही आ जाएंगे। यही तो समस्या है, विपक्ष की पार्टियां सीट को लेकर सहमति नहीं बन पाती है। अगर कोई अधिक सीटें मांगता है तो किसी को आपत्ति हो जाती है। तो इसको कैसे एस्टेब्लिश किया, रणनीति कैसे होनी चाहिए सभी विपक्ष? इसके लिए मैं एक ऐसा फार्मूला दे रहा हूं कि अगर इन नेताओं तक ये बात पहुंच जाए तो ये उसी को अमली जामा पहना दें। उदाहरण के तौर पे इस वक्त अखिलेश यादव के पास 5 सीटें हैं लोकसभा यूपी में। यूपी की 80 सीटें हैं। अब अखिलेश यादव कहते हैं कि उनको 50 सीटें मिल जाए तो वो उनकी औकात से बढ़ के बात है। अखिलेश यादव की जो समाजवादी पार्टी है, बहुत गौर से सुनिएगा, समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन सबसे बढ़िया काम रहा। सबसे बढ़िया प्रदर्शन अगर उनका रहा, मान लो उदाहरण के तौर पे 30 सीटें उनको मिली तो अखिलेश को 30 सीटें दे दी जाए, 25 सीटें यूपी में दी जाए और 5 सीटें जो है देश के अन्य यादव बहुल क्षेत्रों में दे दी जाए। ले बेटा, तेरी 30 हो गई। अच्छा, अन्य यादव बहुल क्षेत्र में देंगे तो आरजेडी को कहां देंगे? जवाब सुनिए, आरजेडी और नीतीश कुमार एक साथ है। नहीं, पार्टियां तो अलग है। हाँ, पार्टी अलग है, मैं जवाब दे रहा हूं। नीतीश और आरजेडी के हिसाब से जो सीटें वहां उनकी बन रही हो बने। अगर कांग्रेस वहां शामिल होती है या लोक जनशक्ति शामिल होती है या नई पार्टी बनाई है प्रशांत किशोर ने, वो शामिल होते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी शामिल होती है, प्रशांत किशोर बताए वो तो बोला नीतीश कुमार के साथ में नहीं जाऊंगा। हाँ, सुन लीजिए, नहीं जाएंगे तो ना जाए। इनके साथ जो लोग आना चाहते हैं तो नीतीश कुमार अपनी 5 सीटें छोड़ें और तेजस्वी 5 सीटें छोड़ें। इन 10 सीटों में दूसरी पार्टियों को अकोमोडेट करें। अब जो इनकी 5-5 सीटें कम हुई वो दूसरे स्टेट में ले ले, दूसरे सहयोगी की मदद से वो जीत ले। उदाहरण के तौर पे साउथ में सपा की कोई औकात हैसियत नहीं है। कर्नाटक और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश और उड़ीसा और इन सब जगहों वहां की 5 सीटें सपा को दे दी जाए। अब प्लानिंग समझो मेरी, उनकी सीटें बराबर हो गई, एमपी जीत के आया। इसी तरह नवीन पटनायक का एक क्षेत्र राज है, मान लीजिए उड़ीसा में, तो नवीन पटनायक से ये कहा जाए कि कांग्रेस को तुम कुछ सीटें दे दो, जो तुम्हारी सीटें घट रही हैं वो अदर स्टेट में दे के तुम्हें कांग्रेस जिताएगी जहां कांग्रेस का जनाधार है। उदाहरण के तौर पे दिल्ली की 7 सीटें हैं,
7 सीटें जो है कांग्रेस और केजरीवाल और बीजेपी लड़ती है, बसपा भी लड़ती है, 4 लोग लड़ते हैं, बीजेपी आराम से जीत जाती है। अगर सारी पार्टियां मिलके 3 और 2 और 1 बांट ले तो बीजेपी को दिल्ली में मुश्किल हो जाए। मायावती, अखिलेश और कांग्रेस अगर यूपी में मिल जाते हैं तो 80 सीटों में से 50 सीटें तो खत्म बीजेपी 30 पे सिमट जाएगी। ये हवा मैं नहीं कह रहा हूं, ये कागज कलम लेकर समझा दूंगा। अब इन लोगों के, विपक्षी नेताओं के ये मैथमेटिक्स समझ में नहीं आ रही है तो इनकी बुद्धि पे हमें तरस आता है। अब आ जाइए, ममता बनर्जी बड़ी नेता है, पश्चिम बंगाल तक सीमित है। अब वो ये सोचे कि पश्चिम बंगाल में सारी सीटें वो लड़ जाए, ये गलत है। कम्युनिस्ट पार्टी भी वहां है, कांग्रेस भी है, उनको भी दो। जो तुम्हारी घटे उसको दूसरे स्टेट में ले लो, जहां केरल में कम्युनिस्ट पार्टी मजबूत है या जहां कांग्रेस मजबूत है, वहां तृणमूल कांग्रेस का जिता लाओ। वहां से सीटें तुम्हारी नहीं घटेंगी, एरिया बढ़ जाए और कुछ। अच्छा, इन सभी पार्टियों के आपने एक फार्मूला दिया, इस बीच अपने पार्टी को और आप खुद को कहाँ देखते हैं? और लोकसभा चुनाव अगर डिसाइड करेंगे तो आप कहाँ को अपने आप को मांग करेंगे विपक्षी पार्टी? मैं तो ये चाहता हूँ कि अगर हमें पूरे देश में चारों कोनों में एक सीट भी जो है दे विपक्ष नहीं, तो मैं तो अगर चुनाव लड़ना चाहें, मैं तो उत्तर पूर्वी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का इच्छुक हूँ, क्योंकि पिछली बार मैंने भरा था नॉमिनेशन। दुर्भाग्य कहिए मेरा या विपक्षी दलों का सौभाग्य कहिए कि मेरा नॉमिनेशन रद्द हो गया। अच्छा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, पूर्वांचल का वोट मनोज तिवारी का समर्थन है, वहाँ पूर्वांचल का वोट ज्यादा है, वहाँ पर अपने आप को किस तरीके से एस्टैब्लिश करेंगे? मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, मनोज तिवारी पूर्वांचल के हैं, इसका ये मतलब नहीं कि पूर्वांचल का वोट उनको है। मैं चैलेंज के साथ सहानुभूति उनको मिलता है, सहानुभूति मिट्टी में मिला दूंगा। पूर्वांचल वालों के मॉडल क्या होगा? जो मॉडल में पूर्वांचल वासियों के लिए ऐसा फार्मूला दूंगा कि मनोज तिवारी तो दूर, प्रधानमंत्री भी नहीं दे सकते। कहिए कैसे? पूर्वांचल के जितने लोग भी दिल्ली में ऑटो चला रहे हैं, ई रिक्शा चला रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं या खुमचा लगा रहे हैं, उनको वो संरक्षण दूंगा जो आजाद भारत में किसी ने नहीं दिया। अगर कोई पुलिस वाला पूर्वांचल के किसी ठेले वाले से 10 रुपए भी ले ले तो मुझे मुंडा दूंगा, उसी दिन रिजाइन दे दूंगा अगर उस पुलिस वाले को अंदर न करा दूं। अगर पूर्वांचल के किसी टीचर को शोषण कर रही है केजरीवाल की सरकार और गेस्ट टीचर पे रखे है, परमानेंट नहीं किए, मैं शपथ लेते ही 6 महीने में परमानेंट कराऊंगा। है मॉडल तिवारी के पास। क्या लगता है सांसद बनने के बाद यह संभव हो पाएगा? सांसद बनने से पहले संभव है मान्यवर। अभी भी जो लोग मेरे पास आते हैं, अस्पताल में इलाज नहीं हो रहा है, तुरंत जाते ही बेड मिलता है। थाने में पुलिस परेशान कर रही है, फोन पे छोड़ता है। क्या बात कर रहे हो? अभी बिना एमपी बने। अच्छा, उत्तरी पूर्वी दिल्ली का बात करना है तो क्या लगता है केजरीवाल का फ्री मॉडल, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री राशन, ऑल ओवर फ्री, उसमें आप कहाँ एस्टेब्लिश कर पाएंगे? क्योंकि जो मॉडल है कहीं ना कहीं अगर रिक्शा वाले उस मॉडल को आप जैसे सोशल मीडिया और पत्रकारों की मार्फत 1 हफ्ते में धूल धूसरित कर देंगे। उदाहरण लीजिए, जिस घर में बिजली, पानी और डीटीसी फ्री है, उस घर की बचत 3,000 रुपए महीने की केजरीवाल जी कर रहे हैं। अगर हम उस घर की आय इतनी बढ़ा दें और गारंटी के साथ कि वो 20,000 रुपए उस घर का नौजवान कमाने लगे तो 3,000 रुपए तो वो भुगतान कर देंगे। लेकिन लोगों को तो फ्री ऑफकोर्स दिखता है ना। फ्री इसलिए लोग ले रहे हैं कि लोग बेरोजगार हैं। फ्री इसलिए ले रहे हैं कि वो भुगतान नहीं कर सकते हैं। जब आप जो है मैकडोनाल्ड में खाने के लिए पैसे पेमेंट कर सकते हो तो आप फुटपाथ से क्यों जो है चाट पकौड़ा या बर्गर खाओगे? हम जनता को इस लायक बना देंगे कि उसके बच्चे, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चे भी मैकडोनाल्ड में बैठ के खाना खाएं, क्योंकि उस परिवार की आय बढ़ा देंगे। अच्छा, आय बढ़ाने का मॉडल क्या होगा? मॉडल ये होगा कि हर घर रोजगार, मेरा स्लोगन, हर घर रोजगार। दिल्ली में बड़ी संख्या है। हाँ। आप कैसा मॉडल लाएंगे जो हर घर रोजगार हो जाएगा? क्या सरकारी नौकरी देकर या प्राइवेट से? मॉडल है, लाएंगे नहीं, सब कुछ यही है जी। अभी केजरीवाल के ऑफिसों में डीटीसी हो, चाहे स्कूल हो और चाहे अस्पताल हो,
चाहे कोई सरकारी अमला हो, वहां जितने लोग भी हैं नौकरी पे वो ठेकेदारी पे है। अच्छा, शर्म आना चाहिए केजरीवाल को। ठेकेदार जो है उस व्यक्ति की कीमत लेता है 25,000 सरकार से, सुन लीजिए समझिए, सरकार से, और उस व्यक्ति को मिलते हैं 15,000 रुपए। तो 10,000 रुपए कमीशन खोरी में जा रहा। हमारे हाथ आते ही सत्ता, 25,000 रुपए में उस लड़के लड़की को तनख्वाह मिलेगी, वो चाहे मार्शल हो, चाहे डीटीसी का जो है कंडक्टर हो, चाहे ड्राइवर हो, चाहे नगर निगम के स्कूलों में या सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले गेस्ट टीचर हो। कैसे नहीं हो सकता? आप बताइए। मैंने तो फार्मूला दे दिया, केजरीवाल करते, हम उसका धन्यवाद देंगे। क्यों 3,000 रुपए एक परिवार में बचा रहा है डीटीसी, बिजली पानी? उस परिवार में नौकरी दे। आप कैसे करो नौकरी नहीं? नौकरी तो है, लोग कर रहे हैं, लेकिन उनको उसका मेहनताना नहीं मिल रहा, ईमानदारी से नकारे केजरीवाल की वजह से। 2024 का लोकसभा चुनाव, ठीक है, आपका लिबरल पार्टी ऑफ इंडिया और आपको क्या व्यक्तिगत क्या लगता है विकास का क्या मॉडल हो सकता है? क्या मुद्दा लेकर आएंगे जो देश की जनता आपको चुनेगी? विकास का मॉडल तो यहाँ है, लेना तो चाहे केजरीवाल ले ले, मोदी चुनावी जी मुद्दा रखना चाहते हैं तो आपके कौन कौन 3 मुद्दे होंगे? मेरा पहला मुद्दा तो ये प्राथमिकता होगा, है। मेरा पहला मुद्दा तो ये होगा कि हमारी लोकसभा में एक भी भिखारी नहीं होगा, एक भी भिखारी नहीं होगा। तो जिस लोकसभा से आप एक भी भिखारी नहीं होगा। ये नहीं कि उसको जेल में बंद कर देंगे, उसको आत्मसम्मान से जीने का रास्ता दिखाएंगे, उसको संसाधन देंगे, चाहे वो न्यूज़पेपर बेचे, चाहे वो चाट बेचे, चाहे मोदी जी और शाह जी के बकौल पकौड़ा बेचे। भीख नहीं मांगने दूंगा किसी को अपनी लोकसभा में, पहली चीज। दूसरी चीज, हमारे क्षेत्र में गुंडागर्दी नहीं होगी। एसएचओ रिपोर्ट करेंगे आके, नहीं तो फिर कमिश्नर की रिपोर्ट मैं लूंगा। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। एसएचओ आके रिपोर्ट करेंगे और कोई भी ऐसी घटना नहीं होगी जिसकी एफआईआर और कंप्लेंट ना लिखी जाए। मैं अपने ऑफिस में हेडक्वार्टर बनाऊंगा, जितने थाने आएंगे, जो भी जनता का पीड़ित पक्ष आएगा, अपने कंप्यूटर से कमिश्नर ऑफ पुलिस और गृह मंत्री और एसएचओ को कंप्लेंट भेजूंगा। कैसे नहीं दर्ज होगी? मैं वकील भी हूं, नौकरी खा जाऊंगा एसएचओ और डीसीपी और कमिश्नर की। और पूछिए। तीसरा पॉइंट मेरा यह है कि हमारे क्षेत्र में जो अव्यवस्थाएं हैं, जैसे ट्रैफिक की, रेहड़ी पटरी वालों की, उन अव्यवस्थाओं को जो है खत्म करने का प्लान मेरे पास है, वो करूंगा। 3 प्राथमिकताएं मैंने आपको बता दी। अच्छा, देश में आप सुशासन बताया, जिससे मतलब गुंडागर्दी शांत कर दूंगा, ईमानदारी भी बताया। क्या लगता है देश में अभी गुंडागर्दी शांत करने वाला कोई नेता नहीं है, कोई ईमानदार नेता नहीं है? हाँ, देश में गुंडागर्दी शांत करने वाले नेता हैं योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिस्वा शर्मा। सुन लीजिए, लेकिन वो गुंडागर्दी खत्म कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी वो लोग बेईमान हैं। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, वो ईमानदार नहीं है। अगर ईमानदारी से सारे मुख्यमंत्री और नेता काम करें तो हमारे जैसे नेता की जरूरत ही नहीं है, हमें पार्टी बनाने की जरूरत नहीं है, और हमें योगी और शर्मा की, हेमंत बिस्वा शर्मा की आलोचना या केजरीवाल की आलोचना करने की भी जरूरत ना हो, और ना मैं कह सकूं। इसलिए आप चिन्हित करके जो है किसी अपराधी को अगर आप दंड देते हो या कोई समस्या का समाधान करते हो, तो आप योग्य मुख्यमंत्री, योग्य मंत्री, योग्य नेता नहीं हो। और कुछ अरे, देश का ईमानदार नेता कौन है जिससे सारे नेता प्रेरित होकर उस तरीके से बन जाए तो देश सुधर जाए, देश विकास के राहों पे भाई देखिए, देश में ईमानदार नेताओं की बात यह है कि जहां तक मैं महसूस करता हूं कि नवीन पटनायक मोटा मोटी ईमानदार लगते हैं, उनके ऊपर उतने वो नहीं है, नहीं तो आरोप तो किसी पे भी लग सकते हैं। नीतीश कुमार हो गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो गए और मनमोहन सिंह थे, लेकिन हमें ऐसा कोई ईमानदार आदमी नहीं चाहिए है जिसकी ईमानदारी की छत्र छाया में अपराधी और भ्रष्ट नेता पैदा हो। इसलिए पूरी तरह से ये चारों लोग भी ईमानदारी की कसौटी पे खरे नहीं उतरते। जैसे केजरीवाल, कट्टर ईमानदार। मैं इकलौता पत्रकार और नेता हूं जो सबसे पहले कहा था कि केजरीवाल 1 नंबर का नकारा, निकम्मा, कट्टर बेईमान है, और वो चीज साबित हो रही है। 2 मंत्री अंदर में है, केजरीवाल का नंबर लग रहा है।
इसका मतलब मैंने जो ऑब्जर्वेशन किया इस व्यक्ति के बारे में वो सही साबित हो रहा है। अच्छा, जो आप ऑब्जर्व किए हैं उससे क्या लगता है केजरीवाल भी जेल जाएंगे सीबीआई के रडार से? मेरे हिसाब से 110% केजरीवाल को जेल जाना चाहिए। क्यों? सुनिए, बहुत से लोग कहते हैं कि केजरीवाल बहुत चालाक है, विदाउट पोर्टफोलियो मुख्यमंत्री है, इसलिए डायरेक्ट उसके ऊपर कोई आरोप नहीं लग सकता। बेवकूफ है वो लोग जो ये कहते हैं। जिस व्यक्ति ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, पूरा कैबिनेट उसके अंडर में आ गया। मान्यवर, मैं वकील भी हूं। जो भी फैसला मंत्रिमंडल लेता है, चाहे वो सत्येंद्र जैन उसमें साइन करे स्वास्थ्य मंत्री की हैसियत से, चाहे शिक्षा मंत्री और डिप्टी सीएम की हैसियत से मनीष सिसोदिया करे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट उस पर साइन माना जाएगा केजरीवाल का। तो अगर सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया जेल में है तो केजरीवाल जेल से बाहर नहीं रह सकते। ये न्याय का तकाजा है। वो भी जेल जाएगा, जाना चाहिए। ये मोदी जी को लेकर हमेशा चुनाव लड़ा जाता है। कहीं ना कहीं जितने भी लोकसभा सीटें होती हैं वहां पे मोदी फैक्टर रहते हैं। तो क्या लगता है देश की जनता जो चुनाव में वोट डालती है तो ऊपर का नेता जो मोदी जी को न देखकर वो अपने क्षेत्रीय नेता कौन सा लोकसभा के चुनाव कैंडिडेट उनके क्षेत्र के हैं उनको देख करते या मोदी जी को चुनने के लिए वो सबको समर्थन देते? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, इसका मैं और अच्छा ही जवाब दे रहा हूँ। लोकतंत्र का तकादा है कि पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के हिसाब से जनप्रतिनिधि चुनना चाहिए, ना कि पार्टी प्रतिनिधि। मोदी जी महान है, ईमानदार है। जरूरी नहीं है कि कमल का फूल लेके जो खड़ा हुआ वो ईमानदार और सक्षम ही हो। वो चोर, भ्रष्ट, नकारा, निकम्मा भी हो सकता है। इसलिए जनता का ये दायित्व है कि वो मोदी जी के थ्रू हो और चाहे भगवान श्री राम के थ्रू कोई उतर आए, उसको अपनी कसौटी पे उतारे। 3 सवाल उससे पूछे कि भाई तुम्हें वोट क्यों दे, तुम देश के लिए क्या करोगे, हमारे क्षेत्र के लिए क्या करोगे, और तुम्हारे लिए पार्टी प्रमुख है कि देश। इन 3 सवालों का जो आदमी सही जवाब दे उसको वोट देना चाहिए जनता को। वो चाहे मोदी का भेजा हुआ हो, चाहे योगी का भेजा हो, राहुल का हो, केजरीवाल का हो, या कोई निर्दलीय ही क्यों ना हो। जो वोटर को संतुष्ट करे उसको वोट मिलना चाहिए। ये वोटर का भी दायित्व है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में वोटर इतना परिपक्व नहीं हुआ है कि वो जनता की हैसियत से, वोटर की हैसियत से नेताओं से आंख में आंख डाल के सवाल कर सके। वो तो जात पात, धर्म, दारू, मुर्गा, पैसा, लालच में फंस के वोट दे देता है। इसलिए देश का ये बुरा हाल है। अच्छा, आप लिबरल पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के नाते और अपने लोकसभा जिससे आप उत्तर पूर्वी से लड़ने वाले हैं उसके नाते अपने देश की जनता से और लोकसभा उत्तर पूर्वी की जनता से क्या लास्ट अपील करना चाहेंगे? मेरी उत्तर पूर्व की जो जनता है, दिल्ली उत्तर पूर्वी क्षेत्र की, उससे मेरा सिर्फ ये आह्वान है, अपेक्षा है, अपील है कि आप हमें भी अपनी कसौटी पे खरा उतारो। अगर हम आपकी समस्याओं के समाधान का बेहतर विकल्प दे सकते हैं, हमारे में वो ऊर्जा और शक्ति है, वो बुद्धि है, वो साहस है कि हम आपकी मदद एक जनप्रतिनिधि की हैसियत से कर सकते हैं, तो हमें वोट दें। नहीं तो हमें कोई भी व्यक्ति वोट ना दे, हमें मंजूर। मतलब अगर आप उनके कसौटियों पर खड़ा लड़े तो आपको चुने, नहीं तो नहीं चुने। यह बहुत बड़ी बात कह दी इन्होंने। अगर आपके समस्याओं पे, आपके जो समस्याओं को निदान करने पर ये नहीं उतरे तो इनको नहीं चुने, अगर उतरे तो ही इनको चुने। आप देख रहे थे मोहम्मद सिराज साहिल जी को, जिन्होंने अपनी बात बहुत निडरता के साथ, बहुत बेबाकी के साथ सरकार की आलोचना भी की और जहां पे वो अच्छा है, ईमानदार है, उसके भी बहुत बेहतरीन से तारीफ भी की। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आवाज न्यूज।